हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और उसका लाया है पार्ट नंबर 3। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है क्योंकि इस साल 2020-2021 के पेंडेमिक में जो कुछ सिलेबस कम किया गया है तो आपके चैप्टर को आधा कर दिया गया है। ओके, तो इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, बाकी के 2 पार्ट अब नहीं आ रहे हैं। तो यहीं पर इसी पार्ट 3 में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो इस साल आपके लिए 3 पार्ट में ही चैप्टर कंप्लीट है। तो आप अच्छे से सुने और पिछला वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाकर के आप पिछला वीडियो देखें। शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। इससे पहले कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। ओके दोस्तों, तो चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। कहता है कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। हमने इसके पहले 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बंगाल और वहाँ के जमींदारों के बारे में। जमींदारी प्रथा बंगाल से शुरू हुई। बंगाल में ब्रिटिश ने सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शासन शुरू किया। हमने कहा बर्दवान में एक नीलामी की घटना घटी, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने देखा था राजस्व को अदा नहीं किया गया। ये एक बड़ी समस्या थी, जो राजस्व अदा नहीं किया जा रहा था। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे। जोतदारों का उदय। क्या थे जोतदार? हमने कहा था धनिक किसान। और जमींदारों की ओर से प्रतिरोध जो किया जा रहा था, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा 5वीं रिपोर्ट के बारे में, द 5th रिपोर्ट। और कुदाल और हल के बारे में भी सेकंड पार्ट में हमने अच्छे से समझा था। हमने राजमहल की पहाड़ियों के बारे में जाना था, वहाँ जो पहाड़िया समुदाय, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, याद होगा आपको। और आज जो हम शुरू करेंगे वो है टॉपिक संथाल अगुआ बासिंदे और बुकानन का विवरण। तो आज यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। आज का पार्ट है संथाल अगुआ बासिंदे। संथाल जनजाति के ये लोग, हमने कहा, कहता है अगुआ बासिंदे। बासिंदे मतलब वहाँ के सेटलर्स जो वहाँ पर बस गए थे। और अगुआ मीन्स पॉइनियर सेटलर्स। पॉइनियर मीन्स, मैंने कहा, अगुआ जो आगे बढ़कर नेतृत्व करे, यानी कि मार्गदर्शन करे, उसे अगुआ कहा जाता है। कहता है एट द एंड ऑफ 1810, 1810 के अंत में, बुकानन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़। बुकानन गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल की पहाड़ियों में एक भाग था, इसे पार करके आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर एक गांव में पहुंच गया। कौन? बुकानन। बुकानन के बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, याद है? गुड। कहता है वैसे तो ये एक पुराना गांव था, पर आसपास की जमीन को खेती के लिए हाल ही में साफ किया गया था। ओके, क्या कहता है? कहता है वहां के जो भूदृश्य है, इसे देखकर बुकानन सोचता है, क्या कहता है, कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। मानव श्रम, ह्यूमन लेबर, मानव श्रम का जो हम समुचित यानी कि अच्छे तरीके से प्रयोग करें तो उस क्षेत्र की काया ही पलट गई है। यानी इंसान अगर मेहनत करे तो कहीं भी वो ग्रोथ दिखा सकता है। ये एक संथाल बस्ती का एक चित्र आपकी पुस्तक में जो दिया गया है, आपकी पुस्तक से ये चित्र लिया गया है। कहता है उसने लिखा, उसने यानी किसने, किसकी बात कर रहे हैं हम? बुकानन ने, कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे पता चलता है कि शानदार इलाके में बदला जा सकता है। वो कहता है मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। मतलब विश्व के किसी भी इलाके जैसे हम इन पथरीले रास्तों को भी सुंदर बना सकते हैं अगर समुचित प्रयोग किया जाए मानव श्रम का, खूब मेहनत की जाए। कहता है यहाँ की ज़मीन चट्टानी है। ये जो यहाँ की ज़मीन है, कहता है चट्टानी है, रॉकी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ओके, अनकॉमनली फाइन। कहता है बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू, टबैको और सरसों, मस्टर्ड दुनिया में कहीं और नहीं देखी जितनी उसे यहाँ नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि वहाँ संथालों ने
कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। ओके, एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड है। ओके, कहता है ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट द फ्रंटियर्स ऑफ कल्टिवेशंस हेयर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स। वे मीन संथाल। कहता है इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया। ये जो संथाल जब 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आए, तो जो यहाँ पर पहले से पहाड़िया समुदाय के लोग रह रहे थे, उन्होंने उन समुदाय को यहाँ से नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों को साफ किया और फिर वहाँ पर बस गए। तो पहाड़िया समुदाय को भगा करके यहाँ पर बस गए संथाल। कब? कहता है 1800 के आसपास। कहता है संथाल राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, इसका जवाब ढूंढते हैं हम। कहता है द संथाल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780s। 1780 के दशक में, दशक मैंने कहा डिकेड, 10 सालों का समूह, यानी 1780 से 1790 की बात होती है जब ये कहता है 1780 के दशक में आसपास में बंगाल आने लगे थे संथाल। जमींदार लोग खेती के लिए भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। तो जो जमींदार समुदाय जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, क्या था, खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए किनको भाड़े पर रखता था? संथाल लोगों को। ओके, कहता है बंगाल। बंगाल मैंने कहा उस समय आज़ादी से पहले की बातें हैं। उस समय भारत के अंदर बंगाल, आपका बांग्लादेश, आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी एरिया बंगाल को मिलाकर बंगाल बनता था। कहता है जमींदार लोग खेती के लिए भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उनको भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं वो संथालों को ऑफर करते हैं कि आप इन राजमहल की पहाड़ियों में आकर के बसो। महाल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो जंगल है, इनमें आप आइए, इनको इनवाइट करता है। कहते हैं ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को तो बस में करके स्थायी कृषि के रूप में बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जो पहाड़िया समुदाय है उसे खेती के लिए मोटिवेट करना चाहता था जो ब्रिटिश अधिकारियों का समूह था, और उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था कि हम खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि संथालों को बसाया जाए। संथाल लोग मेहनती नजर आए। इन्होंने कहा ये मेहनत करके ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे, ज़मीन में खेती होगी तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। कहता है पहाड़िया लोग जंगल को काटने के लिए, हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। जो ये पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, ये ना तो जंगल को काटने के लिए तैयार थे, यहाँ आप कोमा लगा सकते लिए, ओके, हल को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे, और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, हुड़दंग मचाते थे। मैंने कहा था आके लूट के ले जाते थे। कहता जबकि इसके विपरीत जो संथाल है ये आदर्श यानी बड़े ही आइडियल प्रतीत हुए। ओके, कहता है क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। जो संथाल समुदाय के लोग हैं ये जंगलों का सफाई करने में सोचते नहीं थे, हिचकिचाते नहीं थे, तुरंत कर देते थे। और हमने कहा था पहाड़ी समुदाय जंगल पे डिपेंड करता था, जंगल को काटने में बिल्कुल तैयार नहीं था। तो कहता है और ये संथाल जो है जंगलों को सफाई करने में हिचक नहीं होती थी और भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया कि जो राजमहल की पहाड़ियों में, जहाँ पर मैंने कहा पहाड़िया समुदाय रह रहा है, वहाँ तलहटी में इन्हें ज़मीन देकर के बसने के लिए तैयार कर लिया गया। मैंने कहा ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। कहता है 1832 तक, 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोहो, क्या है दामिन ई कोहो समझते हैं। कहता है 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोहो के रूप में सीमांकित कर दिया गया। ओके, उसको बांट दिया गया, बना दिया गया, उसकी सीमा ये दामिन ई कोहो इलाका है जो संथाल इसके अंदर रहेंगे। ओके, ठीक है। दामिन ई कोहो क्या है? कहता है जो वर्तमान में झारखंड के साहिबगंज, आज के समय का जो झारखंड है वहाँ का जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, कहता है वहाँ पर ये स्थित है दामिन ई कोहो।
दामिनी को भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। जो संथाल समुदाय है उसे बसाने के लिए इस्तेमाल किया गया था ये शब्द दामिनी कोह। दामिनी को एक जगह दे दी गई, मैंने कहा संथाल कम्युनिटी को बसाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि वो यहाँ सेटल हो जाएं, यहाँ पर रुके। और ये मैंने कहा कहाँ है, साहेबगंज झारखंड में, भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र। समझ आई सारी कहानी। तो कहता है ताकि वो यहाँ पर सेट हो जाए और इन खेती करने के लिए मोटिवेट हों। कहता है हाउ डिड द संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स। मैंने कहा संथाल कैसे पहुंचे राजमहल हिल्स में। तो इसमें फिर देखते हैं। कहता है संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, सीमा बना दी गई और कह दिया गया इस सीमा के अंदर जो सारा एरिया है ये एरिया संथालों का है। ओके, तो इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई, जो दामिनी कोह मैंने बताया था। और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था। जो संथाल लोग हैं वो इस दामिनी कोह के भीतर रहेंगे। हल चलाकर खेती करनी थी, वो खेती करेंगे ये कंडीशन थी। और स्थायी किसान बनेंगे। कहते हैं ये एक ही जगह पर रहकर खेती करेंगे। ओके, संथालों को जो भूमि दी उसके लिए जो उनको अनुदान पत्र दिया जा रहा था उसमें ये शर्त रखी गई थी कि उनकी दी गई भूमि का कम से कम 10वां भाग, जितनी जमीन उनको दी गई है, कहता है इसका कम से कम 10वां भाग। ओके, कहता है 10वां भाग। मैंने कहा मान लो ये जमीन दी गई है तो इसका जो 10वां भाग है, कहता है इसके 10वें भाग को तो जो 10वां भाग है इसे साफ करके पहले 10 साल के अंदर अंदर जोतना है, लेकर के छोड़ना नहीं है। इसका 10% तो आपको पहले 10 सालों के अंदर जोत करके दिखाना पड़ेगा, तभी सारी ज़मीन आपको मिलेगी। तो इस तरह कहता है इस पूरे क्षेत्र का सर्वे करके उसका नक्शा तैयार कर लिया गया। चारों ओर खंबे गाड़कर उसकी सीमा निर्धारित कर दी कि ये बाउंड्रीज है दामिनी कोह। कहता और इसे मैदानी इलाकों के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। ठीक है, दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। जो दामिनी कोह हमने बसा दिया तो इसके बाद जो संथाल है इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। कहता है ठीक है, कहता है जो गांव 1838 में, सन 1838 में जो गांव थे 40, कहता है 1851 में, यानी कि मात्र 13 सालों में, ओके, कितने हो गए 1473 गांव। जो गांव 1838 में 40 थे, कहता है 1851 में हो गए 1473। और जो जनसंख्या 1838 में, कहता है जो जनसंख्या 1838 में 3000 थी, वो जनसंख्या 13 साल बाद 1851 में 82,000 से भी ज़्यादा हो गई। 3000 की जनसंख्या 82,000 से भी ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे खेतों का विस्तार हुआ, तो मैंने कहा खेतों के लिए क्यों मोटिवेट कर रहे थे ब्रिटिश, क्योंकि जैसे जैसे खेतों का विस्तार हुआ कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि बढ़ती गई, रेवेन्यू अमाउंट जो है वो बढ़ता रहा। और वो किसको मिल रहा है, कंपनी को। ओके, चले आगे। कहता है संथालों के आगमन का पहाड़िया जो समुदाय है इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ अराइवल ऑफ संथाल्स ऑन द लाइव्स ऑफ पहाड़िया समुदाय। कहता है पहले तो पहाड़िया लोगों ने संथालों का प्रतिरोध किया, इनका विरोध किया। फिर वे इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने को मजबूर हो गए। पहले तो उन्होंने प्रतिरोध किया, उनको रोकना चाहा, पर फिर वो धीरे धीरे कि अब ये संथाल यहाँ आ गए तो उनको खुद ही अंदर की ओर पहाड़ियों में जाना पड़ा। पहाड़ियों को निचली पहाड़ियों और घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया। जो पहाड़िया समुदाय है उनको नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं और जो घाटियाँ हैं उधर आने से रोक लगा दी गई। आप अंदर जंगल में ऊंची पहाड़ियों में ही बसे रहो, अब आगे मत आ जाना, रोक लगा दी गई। कहता और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतर शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। जो पहाड़िया समुदाय है उसे अंदर जो चट्टानी इलाका है, बंजर इलाका जहाँ पर कोई चीज़ जल्दी से नहीं उग पाती, शुष्क भाग जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, वहाँ पर सीमित कर दिया गया पहाड़िया समुदाय को।
इससे उनके रहन सहन और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, उनको अंदर ही रोक दिया गया, तो उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अफेक्ट होता है और इससे वे आगे चलकर गरीब हो गए। ठीक है, कहता है सर्वाधिक उर्वरक जमीनें जो है वो उनके लिए दुर्लभ हो गई। उनको जमीनें उर्वरक यानी फर्टाइल लैंड उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये झूम खेती करते थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, पहाड़िया लोग जो है वो झूम खेती करते थे, तो इसके लिए इनके पास जमीन थी ही नहीं, कम हो गई थी। कहता है जो बाकी इलाका है वो दामिनी को बना करके संथालों के हवाले कर दिया गया, तो अब इनके पास जमीन थी ही नहीं कि ये इसको परती छोड़ पाए, कुछ समय के लिए खाली छोड़ पाए। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने जो तरीका था झूम खेती, इसको आगे सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा परती छोड़ने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। कहता है जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए, तो जब यहाँ के जंगल जो है खेती के लिए साफ किए गए, तो जो पहाड़िया शिकारिया समुदाय है, पहाड़िया में जो है वो शिकार भी करते थे, मैंने कहा, तो जो शिकारी है उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको बड़ी प्रॉब्लम आई। जंगल कम हो गए तो शिकार कैसे होगा। कहता है इसके विपरीत संथाल लोगों ने, हमने कहा पहाड़िया समुदाय, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी। कहता है इसके विपरीत जो संथाल लोग हैं, उन्होंने जो पहले उनकी खाना बदोश जिंदगी थी, इधर उधर ठोकर खाते रहते थे, उसको वो छोड़ दिया और एक जगह बस गए। यहाँ पर वो अब बस गए और बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलों को की खेती करने लगे थे। कमर्शियल, मैंने कहा वाणिज्यिक, ठीक है, तो ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे ताकि इनको पैसे आ जाए तुरंत। समझ आया। कहता है व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। अब ये कौन, मैंने कहा संथाल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें संथाल विद्रोह। संथालों ने विद्रोह भी किया। क्या कहता है, ये देखिए सिद्धू मांझी का चित्र आपको दिखाया गया है आपकी बुक का। ये संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू मांझी। वेरी गुड, शाबाश, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता है संथालों ने भी जल्दी ही ये समझ लिया कि जो ये अंग्रेज हैं जो इनको बसा रहे हैं, पहले इनकी भी नहीं होती थी। कह रहा है संथाल जल्दी ही समझ गए कि जिस भूमि पर खेती करने के लिए उनको दी गई थी, बड़े खुश थे कि अंग्रेजों ने उनको जो जमीन दी है वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही है। यानी ब्रिटिश ने उनको अपने लाभ के लिए वहाँ पर बसाया है। चाहते थे रेवेन्यू, राजस्व, तो वो मिलेगा कैसे, जब यहाँ पर खेती करे कोई, तो खेती के लिए इन्होंने संथालों को वहाँ बसा दिया। ओके, तो कहता है जिस जमीन को साफ करके खेती करना उन्होंने शुरू किया था, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी, हैवी टैक्स उनको देना पड़ रहा था। अब यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है। कहता है संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए। ये 23 फरवरी 1856 का जो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इसमें प्रकाशित चित्र आपको दिखाया जा रहा है। कहता है इस विद्रोह ने संथालों के प्रति जो ब्रिटिश धारणा है उसे बदल दिया। पहले गांव जो नीरव और शांत दिखाई देते थे, बड़े ही शांत जो गांव दिखाई देते थे, अब वो नृशंस और बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। अभी तक जो गांव बड़े ही शांत दिखते थे, किसके, संथालों के, वो अब दिखाई दे रहे हैं कैसे। कहता है नृशंस और बर्बरतापूर्ण, वहाँ पर बड़े ही मारकाट मचनी शुरू हो गई। कहता है साहूकार, कौन, दिक्कू भी कहते थे इन्हें, बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। ठीक है, ऊंची दर पर ब्याज पर ये कर्ज दे रहे थे और कर्ज अदा नहीं होने की सूरत में जमीन पे कब्जा कर ले रहे थे साहूकार। जमींदार लोग जो है, कहता है दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। दामिन, मैंने बताया था दामिनी को, ये वो जगह थी जहां पर संथालों को बसने के लिए जगह दी गई थी। ठीक है, तो अभी दामिन इलाके पर भी जमींदार लोग अपना नियंत्रण करते जा रहे थे। देखिए संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, ये चित्र आप देख सकते हैं। आपको इसमें कुछ संथाल जनजाति के लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जिनको जंजीरों से बांध कर ले जाया जा रहा है। ओके, तो कहता है ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 का एक चित्र है। कह रहा ध्यान से देखिए ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्रों के बीचों बीच ब्रिटिश जो अधिकारी है विजयी वर्गित होकर किस शान से हाथी पर सवार है। ठीक है ना, ये हाथी पे बैठे हुए हैं। कहता है घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। देखिए
ये कैसे हुक्का पी रहा है। कहता है यह तस्वीर दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। जो यहाँ संथालों का विद्रोह चल रहा था, हमने पढ़ा था भी, ठीक है, जो संथालों का विद्रोह चल रहा था अब वो कुचल दिया गया है। बड़े ही आराम से बग्गी में बैठे हुए हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स, मैंने कहा घोड़े पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी। ये इसलिए कि ये अब बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये जो विद्रोह है कुचल दिया गया है। विद्रोही जो है उन्हें जंजीर से बांध कर जेल ले जाया जा रहा है, कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, कहता है ये जो ब्रिटिश हुकूमत है इसे अजय बता रहे हैं। इससे पता चलता है जो ब्रिटिश हुकूमत है वो अजय है, मतलब जिन्हें हराया नहीं जा सकता है। ठीक है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बताने के बारे में आश्वस्त करते कि आप घबराइए नहीं। जो ब्रिटिश जनता है उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हम बहुत ही पावरफुल है। इसके लिए उनको वो कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। ओके, तो ये चित्र के थ्रू आप समझ सकते हैं। कहता 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, अब संथालों को महसूस हो रहा था कि अपने लिए अगर हमें कोई आदर्श संसार बनाना है जहाँ पे उनका अपना शासन हो, तो जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह का सही समय आ चुका है। तो जो जमींदार हैं, साहूकार हैं और जो औपनिवेशिक राज मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, इनके विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। देखिए ये भी एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, संथालों के गांव चल रहे हैं। 23 फरवरी 1854 का ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। ठीक है, विद्रोह जो था उसे कुचल देने के बाद उस इलाके की छानबीन की गई थी। संदिग्ध जो थे व्यक्ति उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था और गांव को आग लगा दी गई थी। ठीक है, तो कहता है जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन की आम जनता को दिखाए गए। गर्वपूर्वक प्राउड फील होता कि यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं, कितनी पावर है हम ब्रिटिश में, और उनमें विद्रोह को कुचल डालने, किसी भी विद्रोह को हम कुचल सकते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने का कितना अधिक योगदान है, ये दर्शाते हैं इस तरह के चित्र वहां दिखा करके। कहता है 1855-56 का संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन्होंने संथाल परगने का निर्माण किया, जिसमें 5500 वर्ग मील के क्षेत्र, 5500 स्क्वायर माइल्स जो एरिया है उसको कहता है जो भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से जो संथाल लोग हैं वो अब हो जाएंगे संतुष्ट। उनके लिए अलग से परगना बना दिया, अलग से उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो अब संथाल संतुष्ट हो जाएंगे, इनको ऐसी उम्मीद थी। कहता है बुकानन का विवरण। देखिए आज का दूसरा टॉपिक क्या कहता है, संथालों के बारे में बुकानन के विचार आपको बता देते हैं। कहता है नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं, बड़े बुरे तरीके से, गंदे तरीके से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती, फेंसिंग नहीं है, और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी लकड़ियों की बनी होती है। भीतर की ओर से लेप लगा होता है, यानी कि प्लास्टर कहते हैं। कहता है झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती हैं। झोपड़ियाँ जो है वो मैली और कुचली हैं और छोटी हैं। छत सपाट है, इनमें उनके छत पर बहुत, कहता है उनमें उभार बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बुकानन के विचार संथालों के बारे में थे। कहता है हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं। जो बुकानन का विवरण है इसमें क्या रहा है, जो इतने बुकानन ने विवरण दिए हैं जिस प्रकार के, हम उनको अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं। ठीक है, पर हमें इस रिपोर्ट को पढ़ते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था बुकानन। ठीक है, तो बुकानन जो है वो जो लिख रहा है, तो वो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है तो वो अपनी नज़र से नहीं लिख रहा है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र से लिख रहा है। ठीक है, जो उससे लिखवाया जा रहा है मीन्स। कहता अपनी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। जो बुकानन की यात्राएं हैं वो भूदृश्यों की खोज और उनसे उनको प्यार है, खाली इसी से मोटिवेट नहीं थी। कहता है वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। ये जो बड़े बड़े
जो पालकी उठाने वाले कुली चल रहे हैं उनके साथ, जो सर्वेयर है, और जो कहता है नक्शा नवीसी, ये जो क्या मतलब ड्राफ्ट्समैन, जो नक्शे का पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं, कहता है उनके साथ यात्रा करते थे। ओके, द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल्स वर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका सारा खर्चा उठाती थी बुकानन का। क्यों? क्योंकि बुकानन कंपनी को सूचना इकट्ठी करके देते थे। बुकानन को साफ पता होता था, साफ हिदायत होती थी कि उनको क्या देखना है, अपनी मर्जी से नहीं, खोजना है, क्या लिखना है, ये सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को के द्वारा उनके ऊपर थोपी गई थी। कहते हैं जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया, मजबूत कर ली कंपनी ने अपनी शक्ति, और व्यवसाय को विकास कर लिया, तो फिर वो प्राकृतिक संसाधनों की खोज में लग गए। कंपनी मजबूत हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा अब नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढते हैं जिन पर कब्जा करके मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। ओके, कहता है बुकानन ने प्रेक्षण व्यक्ति का धनी था। जो बुकानन है उसके अंदर बड़ी ही बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर पावर थी, ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। बुकानन ने पत्थरों और चट्टानों, जो आपके कहता है रॉक्स है और जो स्टोन्स है, उनको ध्यान से देखा। कहता है उनमें कई लेयर्स हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न स्तरों और परतों को ध्यानपूर्वक देखा। कहता है उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की। जो खनिज है और जो मूल्यवान पत्थर है, कमर्शियल रूप से उनको उन्होंने खोजने की, कहता है, ठीक है, खोजने की कोशिश की। कहता है उसने लौह खनिज, जो आयरन ओर है, अभ्रक, ग्रेनाइट और साल्टपीटर, इन सभी से संबंधित जो जो स्थान है वो सारे के सारे उन्होंने स्थानों का पता लगाया। सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ किस तरह का पौधा हो रहा है, किस तरह की चट्टानें हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहा है। कौन? बुकानन। कहता है बुकानन जब किसी भूदृश्य को देखता था, ठीक है, और उसके बारे में लिखता था, तो बस इतना नहीं लिखेगा कि उसने क्या देखा, बस ये देखा और लिख दिया। नहीं, वो ये भी लिखता था कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या फेरबदल करके इसमें क्या लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कह रहा है, वहाँ कौन सी फसल बो सकते हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से नए उगाए जा सकते हैं, ये सब भी साथ में बुकानन के विवरणों में लिखा जाता था। फिर कहता है हमें यह याद रखना होगा कि बुकानन की सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न थी। जो स्थानीय निवासी हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और जो बुकानन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सोच रहा है। कंपनी का ही तो कर्मचारी है। कहते हैं बुकानन अनिवार्य रूप से वनवासियों के जीवन शैली का आलोचक था। ठीक है, जो वनवासी लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, पहाड़िया समुदाय, इनके लाइफस्टाइल को आलोचक था। कौन? बुकानन। ठीक है, हाँ जी। और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। बुकानन जो है वो महसूस करता था कि जो कृषि भूमि है इसमें बनाना पड़ेगा धीरे धीरे सबको, जंगलों को। हाँ जी, तो आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। जल्दी ही आपको 11th चैप्टर में शुरू करता हूँ। तो ये वीडियो सभी ने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, अपने अपने नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे 11th चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, टाटा, बाय बाय।